सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहां पे ICAI ने RTP रिलीज कर दी है। तो मैं आप सब लोगों को RTP जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो RTP में यहां पे कराने जा रहा हूं। वन बाय वन एक एक चैप्टर में टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं RTP में हम उन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इसका नाम ही RTP है। तो बेसिकली दैट इज फॉर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम सब लोग ये देखते हैं, ये जानते हैं कि सर क्या क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन में क्या प्रोविजन आने वाला है। तो गाइस लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड द नेम ऑफ द एंटायर यू कैन से द लेक्चर, इट्स RTP। लेक्चर 1 है, यहां पे कंफ्यूज मत होना। यहां पे बेसिकली एक ही लेक्चर होगा और इसमें पूरा हम RTP कवर करने वाले हैं। 1 घंटे में हो, 1.5 घंटे में हो, इट डजंट मैटर। तो वन बाय वन हम सभी लोग यहां पे मूव करते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वैसे तो ये चैप्टर 0 से 5% का है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें से आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हम क्यों छोड़ें, क्योंकि 5 नंबर का भी यदि क्वेश्चन आ जाता है तो ये बहुत ही सिंपल आपका चैप्टर है, बहुत ही बेसिक है दोस्तों, बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन देखते हैं RTP में क्या रखा गया है। तो क्वेश्चन सिंपल यहां पे मेंशन किया गया दोस्तों, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। तो दोस्तों लॉ क्या होता है एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ की बात करते हैं। आप सबको ये बात पता है कि लॉ इज नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ यू कैन से ऑब्लिगेशन। यस, और दोस्तों ये कौन इंपोज करता है? बाय द गवर्नमेंट। और ये किसके लिए दोस्तों? हम लोग बात करते हैं सोसाइटी के लिए। यस, यहां पे हम सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, तो बेसिकली सेट ऑफ ऑब्लिगेशन इंपोज करने का पर्पस है कि सर जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो वी वांट कि जो उनके वेलफेयर को सिक्योर किया जाए एंड उनके सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए ये सारे लॉज बनाए जाते हैं। तो इट्स अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस ओवर देयर। प्रोसेस, लॉ बनाने की हम प्रोसेस की यदि बात करें तो दोस्तों आप सबको पता है प्रोसेस में सिंपली जो टर्म होता है, सबसे पहले बिल की बात करते हैं, और बिल प्रेजेंट होगा लोकसभा में और राज्यसभा में, और जिसको हम ये बोल सकते हैं पार्लियामेंट। एक बात ध्यान रखना, बिल लोकसभा में राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पहले प्रेजेंट हो सकता है। यदि बिल लोकसभा में पहले प्रेजेंट होता है तो राज्यसभा में अप्रूव अगेन कराना पड़ेगा, राज्यसभा में प्रेजेंट होता है तो लोकसभा विल बी देयर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया। तो सबसे पहले यहां पे बिल की बात होगी, और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा एंड द वाइस वर्सा विल बी देयर, तो हम उसकी बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद तो ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है कि बिल पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास, और फिर उसके बाद ये जाता है किसके पास दोस्तों? प्रेसिडेंट के पास। हमें इस पे प्रेसिडेंट की क्या चाहिए? एसेंट चाहिए। और प्रेसिडेंट की एसेंट होने के बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं कि सर प्रेसिडेंट ने जब अपना एसेंट दे दिया तो फाइनली उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसको क्या करती है? नोटिफाई। और नोटिफाई कहां पे होता है दोस्तों? ऑफिशियल गैजेट में। कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। और उसके बाद फिर वो क्या होगा हमारे लिए? इफेक्टिव। यस, अच्छा, इफेक्टिव में जो डेट प्रिस्क्राइब्ड होता है वहां से वो एक्ट, वहां से वो कानून, वो लॉ हमारे ऊपर इफेक्टिव माना जाएगा, ध्यान रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट, और फिर हम उसको बोलते हैं इट्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फिर क्या बोलेंगे उसको? एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कम टू द नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। वेटेज ऑफ दिस चैप्टर 30%, 30% हम इसके वेटेज की बात करते हैं। 30% के हम यहां पे वेटेज की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये पूछा गया कि सर यहां पे 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन यदि मैं बात करूं तो ये 6 मार्क्स के अराउंड इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच मान के चलो, 2 मार्क्स ईच। और ये पूछा गया कि सर हमें ये बताना है कि सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहां पे 3 अलग अलग पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं,
और इन तीनों में हम लोग बात किसके रिगार्डिंग करने वाले हैं, दैट वी हैव अ सेगमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है राहुल कॉन्ट्रैक्ट्स विद Manu, that is the owner of the factory, for the supply of 10 tons of the sugar, but before the supply is affected, the factory catches fire and everything is destroyed. देखो सब कुछ यहां पे खत्म हो गया। पहले वो एक्ट पॉसिबल था, लेकिन लेटर ऑन वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया। दैट इज नॉन एज, तो पहले में हम इसको बोलेंगे void contract, which means a contract ceases to be enforceable by law। बट वो void कब बनता है, जब वो cease to be enforceable होगा, जब वो cease to be enforceability की बात करते हैं। Now we have a second, a coolie in uniform picks up the luggage of Rohan to be carried out। तो कहां पे, रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, विदाउट बीइंग आस्क्ड। दोस्तों यहां पे हम इसको बोलते हैं इंप्लाइड, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। यस, क्योंकि यहां पे कंडक्ट ऑफ द पार्टी की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या हो गया, कंडक्ट ऑफ द पार्टी। अगला क्वेश्चन है ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। बस टर्म्स को समझना है, एक एक प्रोविजन यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इतने सिंपल आपको दिखेंगे, इतने सिंपल आपको दिखने वाला है, इतना इजीली वो समझ में आने वाला है, विच यू कांट इवन एक्सपेक्ट। बट पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ विच गुड्स दोस्तों, लॉस्ट गुड्स। और क्या होता है सर, उस गुड्स को उसका जो ट्रू ओनर है उसको वापस किया जाए, तो दोस्तों इसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे इसको, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि सर यहां पे हम लोग एक ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। तो 2 मार्क्स ईच, और इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्सप्लेन करना यहां पे जरूरी हो जाता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, अमित अ माइनर वाज स्टडीइंग इन कॉलेज ऑन 1st of July 2023 took a loan of rupees 1 lakh from whom, from the भवेश फॉर पेमेंट ऑफ इस, ध्यान रखना कॉलेज फीस की बात, एंड साथ में बुक परचेज करने के लिए, और एग्री किया है कि सर वो 31st of December 2023 को वो पे कर देगा। आपको पता है ये क्वेश्चन ऐसा ही आपके बुक में क्वेश्चन है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट, ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में। स्टडी मैट में मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है हमें किसी भी हालत में स्टडी मैट स्किप नहीं करना है, क्योंकि वही हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है, वो हमारी जिंदगी है। अमित के पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू कितनी, 9 लाख की। ऑन ड्यू डेट अमित क्या होता है दोस्तों, फेल हो जाता है उस लोन को पे करने के लिए। तो पॉइंट ये, क्या भावेश यहां पे अमाउंट रिकवर कर सकते हैं अमित से, उसके एसेट से? तो यहां पे पॉइंट आपको जो रेफर करना है दोस्तों, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यदि मैं बात करूं, तो यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो माइनर वाला प्रोविजन है, माइनर के बारे में आपको यहां पे बताना है। पहले तो यह ध्यान रखते हैं कि सर माइनर क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यस दोस्तों, और यदि कोई भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विद और या फिर बाय माइनर, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। तो पहले आपको बेसिक टर्म लिखना है, और माइनर का कॉन्ट्रैक्ट इवन मेजर होने के बाद रेक्टिफाई नहीं हो सकता। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि माइनर चल नॉट बी पर्सनली लायबल, तो पर्सनली कभी भी लायबल भी नहीं होते। हाँ, लेकिन उसके बाद यदि कोई भी पर्सन क्या करता है, इफ एनी पर्सन सप्लाइज, क्या सप्लाई करते हैं, नेसेसरीज, तो उस केस में जब भी नेसेसरी सप्लाई होगा, देन सच पर्सन कैन क्लेम
द अमाउंट, बट कहां से दोस्तों, आउट ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब बोले तो प्रॉपर्टी, बोले तो एसेट्स, किसका, ऑफ माइनर। यस, तो ये आपको पहले लिखना है। फिर लिखना है इन दिस केस द अमाउंट ऑफ लोन एज सप्लाइड बाय हुम, बाय भवेश। वो किसके लिए सप्लाई किया गया, फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर कॉलेज फीस, एंड जिसको हम क्या बोलेंगे, नेसेसरीज। एंड दैट्स व्हाई यहां पे जो भावेश है वो क्या कर सकता है, वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो क्वेश्चन में आंसर आएगा कि जो भावेश है, भावेश कैन प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट। हाँ, बट कितने अमाउंट तक, 9 लाख। तो उसने अमाउंट आपका अप टू 1 लाख, 9 लाख का एसेट था। अच्छा, मान लो यहां पे 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए होता, फिर 9 लाख रुपीस तक ही कर सकते, मतलब माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो इसका मतलब माइनर की लायबिलिटी ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स तक के लिए बात करें तो 1 लाख का अमाउंट था, तो वो 9 लाख का एसेट है, तो वहां से वो क्लेम हो सकता है। तो आई होप क्वेश्चन में जान कुछ नहीं है। जान हमारी जाती है, वो इसलिए जाती है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ते। और सेक्शन नंबर 68 का यहां पर रेफरेंस आता है दोस्तों। यस, आप बुक में उठाएंगे तो प्रोविजन विल बी देयर, वो आपको दिखेगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आते, मिस्टर श्याम, एज कितना यहां पे, 58 ईयर्स, एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद वो रिटायर होने वाले। मिस्टर देव मेड अ प्रपोजल, इसका मतलब उसको एक ऑफर दिया गया कि सर आप अप्लाई कर दो वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, क्योंकि रीजन बीइंग वो चाहता है देव कि वो अपॉइंट हो जाए। और उसने उसके लिए ऑफर किया 10 लाख रुपीस। उसने कितना यहां पे ऑफर किया, 10 लाख रुपीस की बात कर रहे हैं। यस, और ये फिर ध्यान रखना, एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी बनेगा ये, तो सेक्शन 10 और रेड विथ सेक्शन 23 का रेफरेंस आएगा। उसके बाद तो कंसिडरेशन ओवर देयर, श्याम रिफ्यूज एट फर्स्ट इंस्टेंस बट व्हेन ही इवेल्युएटेड द अमाउंट, बट उसने जब अमाउंट देखा तो उसको पता चला कि सर वो अमाउंट इवन जो उसको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है, जो रेम्युनरेशन होगा 2 ईयर्स में, जो अमाउंट उसको मिलने वाला उससे कहीं ज्यादा है। तो फाइनली वो एग्री हो गया, तो एग्री हो गया and accepted the above agreement to receive the money to retire from his office. क्या whether the above agreement is valid, explain the answer with the reference of the provision of, you can see the which act, that is known as Indian Contract Act. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में you need to refer the section number 10 read with section number 23. तो इसका मतलब है कि जब हम लोग यहां पे बात करें तो पहले तो सेक्शन 10 क्या कहते हैं, सेक्शन 10 ये कहता है कि सर कोई भी एग्रीमेंट में यदि मैं बात करूं, यदि ऑब्जेक्ट की बात करें, यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, कंसिडरेशन की, ये दोनों ही क्या होना चाहिए दोस्तों, ये दोनों ही लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल। उसके बाद फिर सेक्शन नंबर 23 का पॉइंट आता है। 23 में प्रिस्क्राइब्ड है एग्रीमेंट, the object or consideration of which किस नेचर का है, is of unlawful nature, then it is said to be void। तो इसको क्या माना जाएगा, void माना जाएगा। तो इसको हम ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, यहां पे void नाम देने वाले, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक टर्म होता है दोस्तों, एग्रीमेंट, जो क्या होता है, अपोज्ड टू दी पब्लिक पॉलिसी। यस, और उसमें भी किसके रिगार्डिंग, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का रेफरेंस देना। तो किसका, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का।
एंड सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का आपको यहां पे रेफरेंस आएगा कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से पब्लिक ऑफिस को सेल नहीं कर सकते, और यदि वो पब्लिक ऑफिस की बात करता है, यदि उसको बेचता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, देन इट इज सेड टू बी अनलॉफुल। और वो क्यों माना जा रहा है, क्योंकि एज वी नो दैट कि सर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, एंड इसीलिए हम यहां पे जो एग्रीमेंट हुआ है उसको वॉइड मानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहां पे कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल नेचर का रखा गया। तो आई होप 10 और 23 का रेफरेंस देके, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का रेफरेंस देके आपको समझ में आ गया क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट विल बी द राइट विद द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सप्लेन अलोंग विद द रीजन। 1 2 3 4, 4 है मतलब ये 8 नंबर का आप क्वेश्चन मान के चलना, 2 मार्क्स ईच, और एक एक नंबर में होगा तो फिर नो डाउट उससे कम हो जाएगा, तो हम मान के चलते हैं, मतलब या तो 4 या तो 8। सुनील प्रोमिसेस टू ब्रिंग बैक जतिन टू लाइफ। तो भाई देखो सिंपल है, पहले में सुनील कह रहा है कि भाई एक पर्सन मर गया उसको जिंदा लेके आऊंगा, ये इनिशियल इंपॉसिबिलिटी है, इनिशियल impossibility, and that's why contract is said to be void and you will not be able to claim anything, कोई right नहीं। Aman agreed to sell 50 kilogram of apple to, yes, Raman। The loaded truck left from the, yes, for the delivery on 15th of March, but due to roids in between reaches over there on 19th March, due to which apple जो थे वो कहीं ना कहीं खराब हो गए। इसका मतलब है कि सर यहां पे यदि मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इज सेड टू बी डिस्चार्ज। और किसकी वजह से दोस्तों, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है हैज बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो एप्पल था वो सारे खराब हो गए, तो वहां पे एप्पल क्या हो गया, खराब हो गया, तो इसका मतलब यहां पे अगेन इम्पॉसिबिलिटी हो गया, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियली वो पॉसिबल था बट लेटर ऑन, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी, जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था एप्पल वही खराब हो गया। आर्टिस्ट प्रॉमिस टू पेंट ऑन द फिक्स डेट फॉर द फिक्स अमाउंट रेम्युनरेशन बट मेट विद एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हिज बोथ द हैंड। तो भाई दोनों हाथ उसके खत्म हो गए। तो पॉइंट ये आता है कि सर यहां पे फिर से क्या आएगा, द सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी विल बी देयर। तो सी में भी यदि मैं बात करूं इम्पॉसिबिलिटी, अच्छा इम्पॉसिबिलिटी किस चीज का, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। और इसमें क्या आएगा, जब एक पर्सन पर्सनली केपेबल होता है परफॉर्म करने के लिए, और जहां पे वो इनकेपेबल हो जाता है तो हम उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। कि देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आपके स्किल पे, आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट होता है। और इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यू टू सम रीजन दैट इज नॉन एज अनअवॉइडेबल, तो हम उसको यहां पे क्या बोलेंगे, इट्स इम्पॉसिबिलिटी। बट ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। Abhishek entered into contract of import of the toy from China, but due to disturbance in the relation of both the countries, the import from the China क्या कर दिया गया, यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, अगेन इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट ये किसकी वजह से, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की बात करते हैं। तो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मतलब अगेन ए बी सी और डी में तीनों में ही इंपॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इन ऑल दीज केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉसिबिलिटी। तो ये था किसके रिगार्डिंग, दैट इज ऑल अबाउट द टर्म ऑफ इंपॉसिबिलिटी सेगमेंट। हाँ रीजन आपको देना है किसमें क्या क्या इंपॉसिबिलिटीज अराइज हो रहे हैं,
और क्या वो ग्राउंड्स है। तो दीज आर द ग्राउंड्स, दीज आर द फैक्टर्स। मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सीमा वॉज रनिंग सो एक बुड्ढी की रनिंग की बात करते हैं न्यू दिल्ली, एंड शी हैज टू डिलीवर सम क्लॉथ्स टू हर फ्रेंड किरण, एंड हु वाज पुटिंग अप एन एग्जीबिशन, उसको एग्जीबिशन लगाना है कहां पे, मुंबई में। लेटर ऑन, उसके बाद आगे देखो यहां पे क्या होता है। तो लेटर ऑन सीमा डिलीवर्ड द स्विंग मशीन एंड सम क्लॉथ्स टू द रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस, कहां पे दोस्तों, जहां एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपेक्ट किया गया टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल मेड एट दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन, हाउएवर शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द होम टू द नोटिस ऑफ द रेलवे अथॉरिटी। लेकिन रेलवे अथॉरिटी को बताया नहीं था। जो गुड्स डिलीवर था तो डिलीवर टू द प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन, लेकिन एग्जीबिशन के बाद। ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द रेलवे अथॉरिटी, तो अब पॉइंट ये आता है कि सीमा क्या यहां पे लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवर कर सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पे बात आ रही है कि सर वो स्पेशल नेचर की बात करें प्रॉफिट की, तो क्या वो क्लेम हो सकता है या फिर नहीं। तो आपको पता है इसमें सेक्शन नंबर 73 का रेफरेंस आएगा यहां पे स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं, और 73 टू 75 का। तो पहले हमें यह बात ध्यान रखना है कि जब भी हम डैमेज की बात करते हैं तो यहां डैमेज वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक होता है ऑर्डिनरी, यस, तो बेसिकली नॉन एज कॉम्पनसेशन की बात करेंगे। और ये कॉम्पनसेशन किसकी वजह से, ड्यू टू डिले की बात करेंगे। तो जो डिले की वजह से लॉस हुआ है, तो ऑर्डिनरी यहां पे डैमेज की बात करें। एक होता है स्पेशल दोस्तों, बट ये स्पेशल में हम बात किसकी करते हैं, प्रॉफिट की। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, स्पेशल डैमेज क्लेम करने के लिए आपको पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना है। और यदि आपने नोटिस दिया हुआ तभी आप स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हैं, और यदि आपने नोटिस नहीं दिया है तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम स्पेशल डैमेज। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहां पे प्रॉफिट क्लेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे नोटिस नहीं दिया गया है। यहां पे ये नहीं बताया गया था रेलवे अथॉरिटी को कि सर मुझे वहां पे एग्जीबिशन से ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होने वाला है, और यदि वो बताया गया होता तो फिर वो क्लेम हो सकता था। तो यहां पे सिर्फ कॉम्पनसेशन फॉर ऑर्डिनरी लॉस जो हुआ है हम उसकी बात करेंगे। बिकॉज ऑफ द डिले जो नुकसान हुआ सिर्फ उसकी ही बात यहां पे करने वाले हैं। तो अगेन 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो 73 और 25 तक का जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेन करना है, एंड देन फिर ये लिखना है। अच्छा, एक्सप्लेन द 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अब यहां पे हमें 5 अलग अलग सिचुएशंस बताने जहां पे पार्टी की कंसेंट की बात कर रहे हैं, एंड ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्ट यहां पे परफॉर्म नहीं किया गया। तो पार्टीज के कंसेंट की यदि मैं बात करूं तो इफ यू रिमेंबर, तो वहां पे हम लोग अलग अलग टर्म्स की बात करते हैं। एक आता है नोवेशन, यस, एक आता है हमारा नेक्स्ट में ऑल्टरेशन, एक आता है हमारा रेमिशन, एक होता है हमारा वेवर, और एक होता है हमारा रिसिशन। इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो वर्डेबल नेचर का है, एंड वहां पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज, हम उसको कैंसिल करने की बात करते हैं, रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर, और निग्लेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस यहां पे आ जाता है। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट आप यहां पे रेफर कर सकते हो। ये बुक में एज इट इज पॉइंट है, और निग्लेक्ट ऑफ द अगेन प्रॉमिस टू परफॉर्म वो सब अब लिख सकते हैं। तो मेन यहां पे जो टर्म है वो रिसेशन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन था नेक्स्ट, सरोज गारंटी विकास फॉर दी ट्रांजैक्शन। तो यहां पे हम बात करते हैं गारंटी के रिगार्डिंग। तो बेसिकली यहां पे गारंटी दिया गया टू बी डन बिटवीन, ट्रांजैक्शन किसके बीच में, विकास एंड निखिल, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मंथ ऑफ मार्च की बात बोल रहे हैं। विकास सप्लाई गुड सप्लाई किया गया 30,000 का, कब, 1/3/2023 को, एंड 20,000 ऑन 3/3/2020। उसके बाद टू निखिल
5th को यहां पे क्या हुआ, सरोज की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। एंड 10th बीइंग इग्नोरेंट, मतलब उसके डेथ के बारे में पता नहीं थी, तो फिर से गुड सप्लाई किया गया 40,000। ऑन डिफॉल्ट जब पेमेंट की बात आई, तो पेमेंट जब नहीं किया गया, जब हम पेमेंट की बात करें, जब पेमेंट नहीं किया गया, तो ड्यू टू, तो विकास ने क्या किया, यहां पे लीगल हायर की बात की, उसको सूट फाइल किया, किसके लिए, 90,000 के लिए। डिस्क्राइब्ड वेदर द लीगल हायर ऑफ द सरोज लेवल फॉर 90,000। तो गाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के रिगार्डिंग में बात करूं, तो यहां पे सेक्शन 131 का आपको रेफरेंस देना है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। तो कौन से सेक्शन की बात करते हैं, तो और इसमें क्या आता है सर, यदि पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट यदि नहीं हुआ है कुछ और, तो फिर ये होता है कि जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है, यहां पे प्रोविजन जो है वो किसका है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। यस, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का प्रोविजन। और पॉइंट ये आता है कि सर कोई भी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में जिस दिन यहां पे डेथ की बात करते हैं, तो डेथ से पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, डेथ से पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग बात करेंगे कि सर लीगल हायर या फिर उसका जो एसेट है, जो स्टेट है, वो लायबल होगा। लेकिन इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए कोई लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, इवन दो पार्टी को उसके डेथ के बारे में नॉलेज हो या ना हो, इट डजंट मैटर। तो उसमें यहां पे ये बात ध्यान रखें। तो लॉजिकली देखा जाए तो गुड्स जो सप्लाई किया गया 30,000 का एंड 20,000 का, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो मतलब 30,000 प्लस 20,000, तो दिस विल बिकम 50,000, 50K। तो 50 के लिए हम यहां पे लायबिलिटी की बात करेंगे, और बाकी जो बाद में सप्लाई किया गया उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। पहला तो ये। दूसरा बोला यदि स्टेट 45 का है, तो फिर उस केस में 50 भी लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, 45, क्योंकि जो लीगल हायर होता है दोस्तों, उसकी लायबिलिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टेट, जितना प्रॉपर्टी मिला है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, सिर्फ उतने ही एक्सटेंट तक लायबिलिटी की बात करते हैं। उसके बियॉन्ड इवन सिंगल अमाउंट की लायबिलिटी की बात भी नहीं करेंगे। तो यहां पे प्रोविजन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी लिखना है, और फिर यह बात ध्यान रखना है कि सर लायबिलिटी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में डेथ से पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए नंबर 1 लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगा, इवन दो चाहे उसको नोटिस डेथ के बारे में हो या ना हो। दूसरी बात, यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 है तो लीगल हायर, तो फिर उस केस में 45,000 तक ही लायबल माना जाएगा, उससे इवन 1 रुपए भी एक्स्ट्रा यहां पे लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे। तो होप यहां पे पॉइंट समझ में आ गया होगा। So let's begin with the next part. Mr. Stephen owned a chicken farm near the Gurugram, so where he breed them and sell eggs and क्या लिखे आपका लाइव चिकन टू द होम, टू द रिटेल शॉप। उसके बाद नेक्स्ट में यदि बात करें, देयर इज वन मोर पर्सन लिविंग ऑल्सो ओन्स सिमिलर फार्म नियर द गुरुग्राम डूइंग द सेम बिजनेस। उसके बाद Fleming had go to the back to his native place Australia for 1 year, 1 साल के लिए, and he needed money for the travel, पैसा चाहिए था, तो he had pledged his farm to whom, to the Stephen over there for 1 year and receive a deposit of how much, 25 lakh, and went away. At that point of time the stock of
लाइव यू कैन सी द बर्ड कितना था, 1 लाख था, और एग कितना था, 10,000। द कंडीशन वॉज व्हेन, कि जब वो फ्लेमिंग रिटर्न आएगा, फ्लेमिंग, एंड ही विल रीपे द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट, एंड वापस से जो उसकी मुर्गी है, मुर्गी और अंडे, तो मतलब उसके जो बर्ड की बात कर रहे हैं, वो ले लेगा। आफ्टर 1 ईयर जब वो वापस आया एंड उसने पैसा जमा किया, एंड एट दैट टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या बोला गया कि देयर वर 109 live birds increasing due to what? Hedging of egg out of, you consider 10,000 egg over there and 15,000 egg. So Stephen agreed to return 1 lakh and 10,000 eggs only and state the duties of, you can say the, तो concept पता है क्या है, यहां पे प्रोविजन आपको बेलर एंड बेली का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। यस, तो दोस्तों बेलर एंड बेली की बात करते हैं। तो लॉ ये कहता है कि सर जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर गुड्स बेली के पास होगा, पहली बात बेली को उस गुड्स को संभाल के रखना, उसका रीजनेबल केयर करना है। और बेली की एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि यदि कोई भी किसी भी तरीके से एक्रीशन होता है, वैल्यू में इंक्रीज होता है, गुड्स में इंक्रीज होता है, तो जो एक्रीशन हुआ आपको वो एक्रीशन भी वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे जो पर्सन है जिसका नाम है आपका फ्लेमिंग, वो फ्लेमिंग सिर्फ 1 लाख नहीं, पूरे 1,09,000 मुर्गी और प्लस वो 15,000 अंडे, वो दोनों ही क्लेम कर सकता है, क्योंकि दिस इज सेड टू बी इंक्रीमेंट, दैट इज सेड टू बी एक्रीशन। तो वो ड्यूटी है बेली की कि सर आपको जो गुड्स दिया गया था वो तो वापस करना ही करना है, एंड साथ ही साथ जो एक्रीशन हुआ है, जो बढ़ा है, जो इंक्रीज हुआ है, अगेन वो भी आपको वापस करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट, और यहां पे बेली की आपको ड्यूटी कॉन्सेंट्रेट करके उसके बारे में ही बताना है, ये ध्यान रखें। तो मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो बहुत सिंपल है, तो यहां पे सिंपल है, सूट फाइल होगा किसके लिए, 1,09,000 मुर्गी वो क्लेम कर सकते हैं, प्लस 15,000 अंडे भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक्रीशन है। तो जो नॉर्मल था वो तो हो गई, प्लस जो एक्रीशन हुआ वो भी वापस करना पड़ेगा। तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद मूव करते हैं हम लोग अगले पड़ाव में, जिसका नाम है सोगा। इट्स नॉट सोजा, इट्स सोगा। कितना अच्छा नाम है, IPA, यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ICA। देन वी हैव नेक्स्ट सोजा। तो दोस्तों यहां पे है AB क्लॉथ हाउस, अ फर्म डीलिंग विद द होलसेल एंड रिटेल बाइंग की बात करते हैं स्पेसिफिकली, and selling the various kind of the clothes customize as per the requirement of the customer, customer के requirement के accordingly हम customize करते हैं। तो दे डील इन आपका सिल्क, यस, अलग अलग ये क्या है, कॉटन्स, अलग अलग फैब्रिक के बारे में बताएंगे, वेरियस क्लॉथ्स के बारे में। उसके बाद एक कस्टमर की बात करते हैं, रीमा कस्टमर, वो शॉप में आई दोस्तों और आज पूछा स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ सुटेबल फॉर मेकिंग ए सूट फॉर हर ड्रेस, और उसके डॉटर्स बर्थडे। तो बोला भाई देखो डॉटर्स बर्थडे के लिए मुझे एक ड्रेस बनाना है, उसके लिए क्या करना है, एक सुटेबल टाइप जो क्लॉथ्स होगा वो आप बताइए। शी स्पेसिफिकली मेंशन्ड, उसने मेंशन किया दैट शी रिक्वायर्ड कॉटन सिल्क क्लॉथ्स विच इज बेस्ट सूटेड फॉर द पर्पस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने पर्पस आपने डिस्क्राइब कर दिया, तो यू हैव डिस्क्राइब योर पर्पस। तो एक तरह से आपने पर्पस में यहां पे क्या किया है, पहली बात तो डिस्क्राइब कर दी। हाँ जी, तो आगे यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद शॉप ओनर एग्री हो गया, हाँ नो डाउट हम आपके लिए अरेंज कर देंगे क्लॉथ्स पीसेस एंड कट इनटू द एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद रीमा वेंट टू द टेलर टू गेट द सूट स्टिच्ड। शी फाउंड दैट द सेलर हैज सप्लाइड हर कॉटन द ऑर्गेनाइज डाई, यहां पे एक फैब्रिक है आपका मटीरियल। क्लॉथ्स वॉज नॉट सुटेबल, लेकिन जो उसके पर्पस के लिए फिट नहीं था, सुटेबल नहीं था। इट वॉज हैवली, क्या लिखा आपका, स्ट्रेच्ड एंड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द सूट ओवर देयर। तो जो उसका पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसके अकॉर्डिंगली सूट नहीं बना सकते। तो टेलर आस्क्ड टू रिटर्न द क्लॉथ्स
ओवर देयर, और टेलर ने क्या किया, उसको बोला भाई आपको इसको वापस करना है। ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपके बुक में है, फर्क एक वहां पे वो वुड से रिलेटेड है, वुडन से रिलेटेड है, और यहाँ पे किस रिलेटेड है, क्लॉथ से रिलेटेड। अच्छा, शॉप ओनर ने रिफ्यूज कर दिया और उसने कहा कि सर जो क्लॉथ्स है उसको स्पेसिफिक पीसेस में हमने काट दिए, तो इसका मतलब है हम उसको क्या नहीं कर सकते, वापस किसी को बेच नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैव रेडेम्पटर एक्सप्लेन करना है, और ड्यूटी ऑफ बायर एंड द ड्यूटी ऑफ सेलर बताना है, और साथ में ये बताना है कि सर क्या जो रीमा है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना पैसा ले सकती है, नहीं, तो बेसिकली मनी बैक। तो यहां पे तो गाइस पहले आपको क्या करना है, कैव रेडेम्पटर के बारे में लिखना है, और जहां पे बायर की ड्यूटी होती है क्या करने का, कि सर जब आप गुड्स को खरीदते हैं तो यहां पे कॉन्सेप्ट, तो लेट दी बायर बीवेयर, जिसका मतलब है कि सर इट इज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका दोस्तों, ऑफ बायर, क्या करने का, टू चेक और वेरीफाई द गुड्स प्रॉपरली बिफोर परचेज्ड, खरीदने से पहले। अदरवाइज बायर will be held responsible for wrong selection। तो सेलर की यहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट फिर एक्सेप्शन लिखना है कि सर जहां पे बायर ने गुड्स को डिस्क्राइब कर दिया और सेलर वो स्पेसिफिक पर्पस उस गुड्स में डील भी करते हैं, एंड यू जस्ट रिलाई अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, तो फिर उस केस में लेट द सेलर बी वेयर, मतलब वो ड्यूटी किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सेलर के ऊपर। और यहां पे भी वही बात हुई कि आपने पर्पस डिस्क्राइब किया और आपने ये रिलाई किया है सेलर के ऊपर कि सर आप क्लॉथ्स में डील करते हैं, तो यू नो वेरी वेल क्या वहां पे सही क्लॉथ्स होगा, क्या फैब्रिक सही होगा, तो आप उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो। तो ड्यू टू दैट यू हैव अ राइट टू टेक बैक द मनी, तो आप अपना पैसा यहां पे वापस क्लेम कर सकते हैं, तो सेलर की यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। Move on the next part. Samuel purchased the television set from the Arun, the owner of the what? So and so, you can say specific electronics की बात कर रहे हैं। The condition that the first 3 days, condition लगाया कि जो पहले 3 days की बात करें, he will check its quality and if satisfied, then he will pay for them. Otherwise ये तो गुड्स क्या करना पड़ेगा, टीवी वापस करना है। On second day टीवी सेट जो था वो स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक, एंड अरुण ने डिमांड किया प्राइस, तो पॉइंट ये आता है क्या सैमुअल्स लायबल होगा पे करने के लिए। तो दोस्तों दैट हु विल अल्टीमेट बियर, कौन लॉस बियर कौन बियर करेगा। तो पहली बात तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, तो किसके रिगार्डिंग यहां पे पॉइंट्स हैं, तो ये बात ध्यान रखना, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, यस पहली बात तो ये। और गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन गुड्स सेड टू बी एक्सेप्टेड, कब कब गुड्स एक्सेप्ट माना जाएगा, तो दोस्तों जब बायर क्या करता है, अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। तो दूसरा कब होता है, जब वो टाइम पीरियड दिया गया था और वो टाइम पीरियड क्या होता है, लैप्स हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि सर उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया विच इज अगेन विच इज इनकंसिस्टेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, तो फिर उस केस में उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। और पहले ये लिखने के बाद इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा हुआ है टर्म, आपको याद होगा कि सर गुड्स यदि पेरिशेबल नेचर की बात करते हैं, और पेरिशेबल का मतलब है जहां पे गुड्स पेरिश हो जाते हैं, तो गुड्स पेरिश्ड आफ्टर एग्रीमेंट बट बिफोर यू कैन से द व्हाट, बिफोर वी हैव
सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल की बात करते हैं। तो उस केस में यदि दोनों में से किसी भी पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से गुड्स खराब नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अवॉइडेड। तो यहां पे 2 दिन हुए थे, अर्थक्वेक आ गया, 3 दिन दिया गया था और गुड्स क्या हो गया, यहां पे खराब हो गया। और खराब हो गया मतलब वो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गया। तो अर्थक्वेक क्या माना जाएगा, इट्स ए नेचुरल क्लैमिटी एंड विच इज नाइदर इन कंट्रोल ऑफ द बायर नॉर इन कंट्रोल ऑफ द सेलर। तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा और यहां पे किसी भी तरीके से प्राइस डिमांड करने की बात नहीं करेंगे, तो यहां कोई प्राइस क्लेम नहीं हो सकता। यस और दूसरी बात ये पूछा गया लॉस कौन बियर करेगा, तो लॉस बियर करेगा सेलर, और सेलर कौन था यहां पे, अरुण, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी पास ऑन नहीं हुआ था, तो द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट, सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन ऑफ रुपीज 1,75,000 आफ्टर इंस्पेक्शन सेटिस्फैक्शन, मतलब उसने इंस्पेक्ट कर लिया, सेटिस्फाई हो गया। यस एंड सोहन पेड कितना 75,000 एंड टुक द पोजीशन ऑफ द कार एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट विद इन अ मंथ। लेटर ऑन Sohan refused to give the remaining amount on the ground that the car was not in good condition. Advise the Suraj as the remedy available and Sohan under the what SOGA Sales of Goods Act के अंदर आपको रेमेडी बताना है। यस दोस्तों, तो आपको पता है यहां पे प्रोविजन किसका आएगा, इसमें प्रोविजन आएगा व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड हैज बीन ट्रांसफर। यस एंड बायर क्या करता है दोस्तों, बायर wrongfully neglect और रिफ्यूज क्या करने का, टू पे द प्राइस। देन पेमेंट करना था बट वो क्या कर रहे, पे नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं सर, बेसिकली यहां पे एक रॉन्गफुल एक्ट की बात कर रहे हैं। Yes, price, then in that case seller can sue for the price. Yes, और इतना ही नहीं, तो apart from the price, seller having various rights अवेलेबल किसके, अगेंस्ट द बायर। और बायर के लिए क्या होता है, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप वो सब एक्शन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हो गया किसके रिगार्डिंग, तो सर यहाँ पे देयर इज अ रिफ्यूजल ऑफ बायर टू पे द प्राइस एंड दैट्स व्हाई द सैलरी इज सेड टू बी अनपेड। तो उस केस में क्या क्या बायर के अगेंस्ट राइट अवेलेबल है, हम उसके बारे में लिखते हैं। तो व्हाट आर द राइट्स हैज अवेलेबल अगेंस्ट द होम, अगेंस्ट द बायर। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें उसको यहां पे रेफर करना। आगे, आकाश परचेज 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम द भास्कर एट 80 रुपीज पर केजी। उसके बाद भास्कर सेज दैट द व्हीट इज इन हिज warehouse in the custody of Kishore and the warehouse keeper. The Kishore confirmed to the Akash that he can take the delivery of the wheat from him and till then he is holding the wheat on Akash's behalf. Before Akash pick the goods from the warehouse,
तो होल ऑफ द वीट क्या हो गया दोस्तों, वेयर हाउस में जो फ्लड आ गया उसकी वजह से पूरा का पूरा खत्म हो गया. नाउ आकाश वांट हिज प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट नो डिलीवरी हैज बीन done by the whom, by the seller. So whether Akash is right with the particular situation or not. तो as per the सोगा क्या वो सही है या फिर नहीं है. पहली बात, अब देखो यहां पे पॉइंट क्या स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले यहां पे डिलीवरी की बात करते हैं. तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में. तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होता क्या है. तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. यस. और डूइंग एनी एक्ट, किस पर्पज के लिए, इन ऑर्डर टू पुट द गुड्स इन पोजीशन, किसकी पोजीशन में, ऑफ बायर और एजेंट ओवर देयर. फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ डिलीवरी, फॉर्म ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं. और जिसमें एक होता है एक्चुअल, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है सिंबल, आपका सिंबॉलिक. यस. तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात हो रही है. जैसे जो गुड्स है वो गुड्स किसी पर्सन ने क्या क्या एक्नॉलेज कर दिया, और वो किसके वेयर हाउस में था, यहां पे किशोर के, और किशोर ने क्या क्या एक्नॉलेज किया, सर जो गुड्स है मेरे पास है एंड व्हाट यू कैन डू, आप उस वीट को मेरे यहां से ले सकते हैं. तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया एंड गुड्स इज सेड टू बी ट्रांसफर, मतलब जो गुड्स की पोजीशन है माना जाएगा कि वो अपने बायर को दे दी है. तो ऐसे केस में जो गुड्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसके लिए वो कोई भी प्राइस अपना वापस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी ऑलरेडी गुड्स का हो चुका है. बट विच कैटेगरी, वी कैन से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. तो दोस्तों ये था किसके रिगार्डिंग, सोगा का. अब सोगा के बाद हम लोग बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, वी हैव अ प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो आईपीए की बात करेंगे. तो क्वेश्चन हियर वी हैव साहिल, अमित एंड कुणाल, ये पार्टनर्स हैं दोस्तों फर्म में, एंड फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर एंड दे हैव रेगुलर डीलिंग्स विद तो मिसेस एबी एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस. तो बेसिकली वो रेगुलर डीलर है. 30 जून 2023 वन ऑफ द पार्टनर दैट इज नॉन एज कुणाल, उसकी क्या होगी, यहां पे डेथ होगी रोड एक्सीडेंट में. तो द फर्म ऑर्डर, so the firm ordered AB and company to supply the furniture for their business on 25th of May. So when Kunal was alive, तो मतलब बेसिकली उस टाइम पे जिंदा था. नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, अगले पार्ट पे आपको 25 मई को मरा हो 30 को. नाउ साहिल एंड अमित कंटिन्यू क्या करते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं. फर्म नेम आफ्टर कुनाल्स डेथ, उसके मरने के बाद. फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट द कुनाल्स डेथ टू द पब्लिक and the persons dealing with the firm. AB and company delivered the furniture to the firm on 25th July. The fact about the Kunal's death was known to them at the time of delivery of goods. Afterwards, the firm became what, insolvent and failed to pay the particular amount. वो जो पे करना था वो पे करने में डिफॉल्ट होता है. एंड इसलिए क्या किया गया, सूट फाइल किया गया किसके लिए, रिकवरी ऑफ द प्राइस, एंड वो सूट फर्म के अगेंस्ट. विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये बताना है कि सर यहाँ पे जो कुणाल है क्या उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लायबल होंगी. देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है, हमें लगता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या करें, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है. तो पहली बात यहां पे कुणाल क्या है, डिजीज पार्टनर. तो आपको मैं एक बेसिक टर्म की मैं बात करूं कि एनी डेट्स और यू कैन से द लायबिलिटी जो अराइज होता है दोस्तों, कब,
आफ्टर डेथ, चाहे उसके लिए पब्लिक नोटिस चाहे दिया गया हो या फिर नॉट गिवन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस डेट और लायबिलिटी की बात करें तो इसके लिए जो स्टेट होता है और लीगल हायर, वो क्या नहीं होंगे, नॉट लायबल। यस, तो इस केस में भी देयर विल बी नो लायबिलिटी ओवर देयर, तो यहां पे कोई लायबिलिटी की बात नहीं करते। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखें। हाँ, सो ये इस केस में यहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन कि सर जब एक पर्सन पार्टनर था फॉर्म में और यदि वो मर जाता है तो उस केस में उसकी लायबिलिटी सिर्फ पहले वाले डेट्स के लिए होंगे जो मरने से पहले ही था, और उसके आगे के लिए। अच्छा एक बात बताओ, सप्लाई कब किया गया, बाद में जुलाई में किया गया, तो जुलाई में जब सप्लाई किया जा रहा है तब वो लायबिलिटी अराइज हो रही है, उससे पहले कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई। और जब उससे पहले लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो उस केस में नो डाउट उसका स्टेट प्रॉपर्टी या फिर उसके यू कंसीडर लीगल हायर, वहां पे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो देयर विल बी नो लायबिलिटी ओवर देयर। So this is all about the scenario which we have to understand in this case. Come to the next. State whether the following, क्या यहां पे पार्टनरशिप है या नहीं है। पहला, A and B buys the commodity X and agrees to what? तो यहां पे हम बात करते हैं agrees to सेल द कमोडिटी विद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वली। तो भाई देखो सिंपल है, ए और बी कमोडिटी खरीदते हैं, उसके बाद कमोडिटी को बेचने की बात करें तो यहां तो यस पार्टनरशिप है। टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म, कंबाइंड हो गया तो इसका मतलब एक न्यू फर्म बन गया, यहां पे एक न्यू फर्म की बात करें। यस, तो देन इट इज सेड टू बी न्यू फर्म। तो देन जो न्यू फर्म बना तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सर यहां पे ये पार्टनरशिप है। तो बट पार्टनर्स के बीच में ध्यान रखना, ए एंड बी को ओनर एग्रीज टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट ओवर देयर। तो यहां पे दो की बात कर रहे हैं और दोनों को ओनर है और उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में क्या करेंगे, बिजनेस हो गया। तो अब ये बताओ कंडक्ट ऑफ बिजनेस आगे नहीं आ गया, फॉर कॉमन प्रॉफिट, इसका मतलब यहां पे भी क्या है, देयर इज अ पार्टनरशिप। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो पहले तीन में हम ये मान के चलेंगे कि सर पार्टनरशिप है, नेक्स्ट में सिमिलर सम इंडिविजुअल, कुछ लोग फॉर्म एन एसोसिएशन टू विच ईच इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट हाउ मच 5 लाख एनुअली, एंड ऑब्जेक्ट जो है एसोसिएशन का टू प्रोड्यूस द क्लॉथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लॉथ्स फ्री टू द वॉर विडोज। तो यहां पे ध्यान रखना देयर विल बी नो पार्टनरशिप, क्योंकि यहां पे जो एक्ट हो रहा है वो प्रॉफिट मेकिंग एक्ट नहीं है, इट्स नॉन प्रॉफिट, एंड नॉन प्रॉफिट एक्ट के लिए कभी हम पार्टनरशिप अलाउ नहीं करते। देयर विल बी नो पार्टनरशिप फॉर नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी। तो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए कोई पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करते दोस्तों। तो ए बी को ओनर शेयर, तो यहां पे कोई पार्टनर नहीं है बिटवीन देमसेल्फ, द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट इज पीस ऑफ लैंड। तो ध्यान रखना ये को ओनर है, इसमें कोई बिजनेस नहीं है, तो यहां पे कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो सिर्फ प्रॉफिट शेयर की बात करते हैं। व्हेन डज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म टेक प्लेस अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप ओवर देयर। तो दोस्तों यहां पे डिसोल्यूशन का पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, 7 से 8 नंबर में क्वेश्चन। तो पहले वो आप सबको पता है, एक होता है आपका डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यस, और फिर उसके बाद होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। यहां पे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं दोस्तों, तो हम उन सभी सिचुएशंस की बात करते हैं, तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन का पार्ट वहां पे माना जाता है। तो डिसोल्यूशन क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर देना, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर वो सारे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे जो यहां पे मैंने मेंशन किया। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में एक वही हो गया आपका डेथ, और ये फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, या फिर ऑल एक्सेप्ट वन, फिर उसके बाद बिजनेस इलीगल हो गया। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या करने हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू प्रिस्क्राइब इट। तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है दोस्तों। तो ये था कहानी किसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एलएलपी। स्टेट द रूल रिगार्डिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी
हियर वी हैव एंड द चेंज देयरिन एज पर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी। बहुत सिंपल पार्ट है कि सर जब भी हम एलएलपी की बात करते हैं तो एलएलपी का खुद का अपना एक एड्रेस होना चाहिए, और वो किस पर्पस के लिए? फॉर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस यदि हमें सर्व करना है, किसको सर्व करना है? पार्टनर को, डेजिग्नेटेड पार्टी या एलएलपी, तो हम उसी एड्रेस पे सर्व करेंगे। और ये फिर जो एड्रेस स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किया गया वो फिर आता है किसके रिगार्डिंग? चेंज। हम उस एड्रेस को कभी भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं, बट उस चेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू? वी नीड टू गिव द नोटिस टू द होम, टू द रजिस्ट्रार। और यदि नोटिस नहीं दिया तो फिर पेनल्टी की बात करेंगे, तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे प्रोविजन। तो इसका मतलब पहले वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट, फिर वो कोई भी नोटिस, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमें किसको देना है? एलएलपी को, या फिर किसको देना है? पार्टनर को, या फिर डीपी को देना है। तो वो कहाँ पे देंगे? सिंपल वी हैव रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर स्पेसिफाइड जो भी प्लेस होगा। फिर हमें फिर बात करनी है किसकी? चेंजेस के लिए। और फिर बाद में किसकी बात करनी है? पेनल्टी की। तो जो भी यहाँ पे पनिशमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। तो मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो ABC हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू क्लब। तो प्लीज यहां पे मेंशन नहीं किया गया, बट ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है 2013 का। क्लब इन द नेम ऑफ ABC क्लब हैविंग ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ, तो दैट इज अ क्रिश्चियन सोसाइटी, एंड दे प्लान टू डू चैरिटेबल वर्क सोसाइटी ओवर देयर सोशल एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग द आर्ट वर्क ऑफ, यू कैन से द वर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसकी बात कर रहे हैं। So the company obtained the status of Section 8 company. So on 1st April 2021. However, on 30th September 2023, it was observed that the ABC Club was violating the object of its object clause, due to which it was granted the status of Section number 8 में जो दिया गया था। तो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली उसको रिवोक करने के रिगार्डिंग। तो डिस्कस द पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पहली बात तो आपको यहाँ पे पूरा प्रोविजन किसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ? यहाँ पे एक ही सेक्शन रेफर करना है, और उस सेक्शन नंबर 8 के बारे में। और सेक्शन 8 कहते हैं कि सर कोई भी एंटिटी यदि हम लोग बनाते हैं एंड जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रमोट करना चैरिटेबल एक्ट को, वेलफेयर एक्ट को, तो ऐसे केस में पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा, यदि अपने प्रॉफिट और इनकम को अपने ऑब्जेक्ट में लगाते हैं तो दूसरा कंडीशन फुलफिल। तीसरा पॉइंट, सर यदि वो प्रॉफिट और इनकम मेंबर्स के बीच में डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो अगला कंडीशन फुलफिल माना जाएगा। और लेटर ऑन हम सीजी यदि सेटिस्फाई हो जाते तो लाइसेंस दे देती है। लेकिन कभी भी किसी भी मैटर में आप यदि ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट को वॉलेट करता है, तो जो लाइसेंस दिया गया था वो क्या कर दिया जाएगा? तो आपका रिवोक कर दिया जाएगा। एंड रिवोक करते ही आपके नाम के साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ड लगाया जाता है तो फिर वो नहीं लगेगा। एंड साथ ही साथ अब पेनल्टी भी इस सेक्शन में रखेगी वो, और गवर्नमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या कर सकती है? इवन डायरेक्शन फॉर मर्जर और इट्स एमैलगमेशन भी दे सकती है। ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट पूरा सेक्शन 8 एक्सप्लेन करना है। वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स के बीच में यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद HP पॉलिटेक लिमिटेड हैज पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना है यहाँ पे दोस्तों? तो समझना 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी हेल्ड बाय द होम, by the central government, and 120 of equity share held by the government of Maharashtra, explained with reference to the relevant provision of Companies Act। तो पहले तो देखो यहाँ पे क्या करना है? तो डिफाइन करना है आपको। डिफाइन द टर्म विच कंपनी? इट्स गवर्नमेंट कंपनी। और ये कहां पे लिखा है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 में गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइंड है। और सिंपल बोला कि सर कोई भी कंपनी जिसमें इन विच जिस कंपनी में पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और कितना परसेंट दोस्तों? नॉट लेस देन 51%। यस, किसने कंट्रोल कर रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और या फिर पार्टली
बाय CG एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये है। तो 6 लाख यहां पे टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो सीधा इससे हिसाब लगा लो, 6 लाख है और यहां पे कितना है 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 120, तो 2 1 3 3 20 हो गया। तो सीधा ये कंपनी क्या हो गया, गवर्नमेंट कंपनी। तो सिंपल लिखना है कि दैट HP जो कंपनी है वो यहाँ पे क्या मानी जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएंगे। बेसिक टर्म, तो ये आपको कंडीशन, तो पहले प्रोविजन लिखना है, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना है। सो नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड एज अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो वन ऑफ इट्स क्रेडिटर दैट इज सैमुअल फाइल किया कि उसने सूट अगेंस्ट द होम शेयर होल्डर्स एंड Mr. Innocent for the recovery of his debt against the no limit private company. Mr. Innocent has given the plea. Plea का मतलब है कोर्ट में एक तरह से डिफेंड करना, that he is not liable as he is just a shareholder. Explain whether this, तो इसमें हमें पहली बात तो क्या करना, अनलिमिटेड कंपनी को एक्सप्लेन करना है। और अनलिमिटेड कंपनी में एक बात प्लीज ध्यान रखना, तो सेक्शन नंबर रेफर करना है आपको 2 क्लॉज नंबर किसका, 92 का। और सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 92 किससे डील करता है, अनलिमिटेड कंपनी से दोस्तों। यस, तो अनलिमिटेड कंपनी पहले आपको एक्सप्लेन करना। और अनलिमिटेड कंपनी में ये होता है कि सर जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं एंड द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दे विल नॉट बी एबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द होम। वो किसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट एक्शन डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो बीइंग ए क्रेडिटर्स, you are the creditors of a company and that's why you have to take an action against the company only. And company, और as in the case of the winding up, liquidator के पास पावर है, अथॉरिटी क्या करने का, कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने का। तो ये ध्यान रखना। तो पहले आपको डेफिनेशन देना है एंड फिर बताना है कि इस केस में जो पर्सन है तो वो एक्शन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि रीजन में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो क्रेडिटर्स किसका है दोस्तों, वो कंपनी का है। एंड दैट्स व्हाई ही विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी एक्शन अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स, ओनली द कंपनी और इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप लिक्विडेटर हैविंग अथॉरिटी टू टेक एन एक्शन। तो उसके बारे में मेंशन करना है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट एंड हियर वी हैव अ प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और प्लस उसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच वी कैन ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर कंसिडरेशन। तो जो रिटर्न में आप ट्रांसफर करते हैं तो हम उसकी बात करते हैं। फिर फीचर्स क्या लिखने हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो ये मेंशन करना है, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल की बात करते हैं। तो ये सारे आपको एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है। इतना सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर भी मनोज परचेज सम गुड्स, तो मनोज ने क्या किया, यहाँ पे गुड्स खरीदा। यस, किससे खरीदा दोस्तों, फ्रॉम सागर। एंड ही इशूड, चेक इशू किया गया फॉर द सेल प्राइस ऑन कब, 14th ऑफ जून। सागर ने प्रेजेंट किया चेक इन द बैंक एंड हिज बैंक इन्फॉर्म्ड हिम ऑन 19th जून कि सर जो चेक है वो क्या कर दिया गया, रिटर्न। और किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अनपेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो समहाउ कहने की एक तरह से आप ये बोल सकते हैं जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। यस, तो यहां पे चेक क्या हो गया, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड। नाउ सागर ने क्या किया, मनोज के खिलाफ 138 में सूट फाइल करने की बात की। तो पॉइंट ये, क्या वो सूट मेंटेनेबल होगा। तो दोस्तों 138 में ध्यान रखना, उसको रेफर करना है और उसमें 3 कंडीशन है। यस, वो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना। पहला कंडीशन है जो चेक है वो जो डिपॉजिट कराया गया है वो वैलिडली कराया गया। वैलिडिटी का मतलब विद इन टाइम। यस, टाइम की बात करें। नंबर 2, फिर उसके बाद विद इन 30 डेज। यस, क्या दिया आपने, नोटिस दिया। नेक्स्ट पार्ट, फेलियर टू मेक पेमेंट। तो ड्रॉर ने नोटिस मिलने के बाद भी पेमेंट नहीं किया, कितने दिन में, 15 डेज में।
तो यदि ये कंडीशन फुलफिल है तो फिर आपका सूट मेंटेनेबल होगा और पनिशमेंट की बात करते हैं। तो लॉजिकली सूट जो फाइल होगा 30 + 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डेज के बाद। तो यहाँ पे टाइम नहीं लिखा कब सूट फाइल किया गया, तो सिंपल यदि इस पीरियड की बात करें उसके बाद, तो 30 दिन पहले चेक डिपॉजिट आपने प्रॉपरली करवाया था बट वो चेक डिसऑनर हो गया, आपने नोटिस दिया 30 डेज में, और 30 डेज में नोटिस देने के बाद फिर उसने 15 दिन में पेमेंट करना था बट उसने पे नहीं किया। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो गया देन यू विल बी एबल टू टेक एन एक्शन। तो रेफरेंस ऑफ 138 मेंशन्ड भी है और आपको भी 138 ही रेफर करना है। तो दोस्तों ये आंसर के हिंट हैं जो आप देख सकते हैं, तो आप सबके लिए रखा गया। बाकी ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर था वो मैंने आप सबको यहाँ पे बताया। तो इस तरीके से हम सभी लोगों का यहाँ पे जो पूरा सेगमेंट था आर, तो किसके रिगार्डिंग, आरटीपी के लिए, तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर अबाउट इट। आपको ये बात देखो, एक एक क्वेश्चंस लिखा नहीं सकते, वी डोंट हैव टू मच टाइम, बट किस क्वेश्चन में क्या नॉर्म्स क्या प्रोविजन आने वाला है, किसको हम रेफर करेंगे, कौन सा सेक्शन रेफर किया जाएगा, वो मैंने सारी बातें बताई। किसमें क्या आंसर आने वाला था कंक्लूजन एनालिसिस के बाद, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात क्लियर हो चुका है कि पेपर यहां पे जो रिवीजन के लिए दिया गया था बहुत सिंपल था, प्रोविजंस हमें अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट यदि हमें अच्छे से याद है तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन यहां पे कर सकते हैं। वो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पढ़ने में वक्त लग सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको नो डाउट डेफिनेटली 100% वहां पे उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो गाइज ये बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में ना आपको दो ही चीजों पे वर्क करना है। पहली बात, यू जस्ट कीप द पेशेंस लेवल हाई, अपना पेशेंस हमेशा रखना। दूसरी बात, क्वेश्चन को थॉरली प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है। यदि ये दो काम आप करते हैं तो फिर तो आप 50% गेम वहीं जीत चुके हो, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यदि आपने किसी भी क्वेश्चन को देख के पैनिक हो गए और पेन ले लिया तो समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएंगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो बेटर है इस बात को आपको ध्यान में रखें। तो गाइज फिर मिलते हैं हम लोग, टिल देन सो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आबाद रहो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट एवर स्टडी एट एनी कॉस्ट। तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।